मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़, बीए पार्ट फर्स्ट की क्लास में आज हम पढ़ेंगे सत्ता की अवधारणा। सत्ता किसी भी संगठन में बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बिना संगठन वैसे ही निष्क्रिय है जैसे शरीर में आत्मा, यानी शरीर से अगर आत्मा को निकाल दिया जाए तो जैसे शरीर निष्क्रिय हो जाता है, वैसे ही एक संगठन भी निष्क्रिय हो जाएगा। साइमन, स्मिथबर्ग और थॉमसन ने कार्य विभाजन और सत्ता को किसी भी संगठन की अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता माना है। जब कभी हम एक संगठन का ढांचा तैयार करते हैं तो संगठन की प्रत्येक इकाई को एक स्थान देना होता है। उसके बाद इन स्थानों को कुछ श्रेणियों से संबंधित कर दिया जाता है। इन श्रेणियों को सत्ता की श्रेणी कहते हैं। एक प्रकार से सत्ता प्रशासन में प्रबंध संबंधी कार्यों की कुंजी है। इसे शक्ति से संबंधित सामान्य तौर पर किया जाता है और ये माना जाता है कि उच्च और निम्न व्यक्ति की या उच्च और जो शासनकर्ता व्यक्ति है उसकी क्षमता के आधार पर वह निर्णय के साथ साथ अधीनस्थों के व्यवहार को प्रभावित करता है। तो ये जो प्रभावित करने की उसकी शक्ति है ये सत्ता कहलाती है, लेकिन ये पूर्णतया शक्ति नहीं है। हम इसमें विभिन्न परिभाषाएं देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हेनरी फेयोल की परिभाषा। इनके अनुसार सत्ता आदेश देने का अधिकार है, उसके पालन करवाने की शक्ति है। एलन के अनुसार सौंपे गए कार्यों के निष्पादन को संभव बनाने हेतु सौंपी गई शक्तियां एवं अधिकार सत्ता कहलाते हैं। पेटरसन के अनुसार आदेश देने एवं उसके पालन की आज्ञा को अधिकार सत्ता कहा जाता है। थियो हेमन के अनुसार सत्ता वह वैधानिक शक्ति है जिसके आधार पर अधीनस्थों को काम करने के लिए कहा जाता है और उन्हें बाध्य किया जा सकता है। आदेश के उल्लंघन पर आवश्यकतानुसार प्रबंधक उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है, यहाँ तक कि उनको कार्य से भी अलग कर सकता है, यानी निकाल सकता है। तो ये जो परिभाषाएं हैं, ये सारी परिभाषाएं औपचारिक अधिकार सत्ता के सिद्धांत पर आधारित है और ये मानकर चलती है कि सत्ता उच्च स्तर से उत्पन्न होती है और प्रत्यायोजन यानी डेलीगेशन के जरिए नीचे तक पहुंचती है। साइमन की परिभाषा को अगर हम देखें, जो बहुत महत्वपूर्ण है, उनका कहना है अधिकार सत्ता निर्णय लेने एवं अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं को मार्गदर्शित करने की शक्ति है। यह दो व्यक्तियों के बीच उच्चाधिकारी एवं अधीनस्थ का संबंध है। उच्चाधिकारी निर्णय लेता है और इस आशा के साथ प्रेरित करता है कि अधीनस्थ द्वारा उसका पालन किया जाएगा। अधीनस्थ ऐसे ही निर्णयों की आशा करते हैं और उनके व्यवहार उनसे निर्धारित होते हैं। तो कुल मिलाकर के जो हमने परिभाषाएं देखी उसके आधार पर अधिकार सत्ता आदेश देने, निर्णय लेने और उनके पालन करवाने की शक्ति या अधिकार है, जो अधीनस्थों द्वारा स्वीकार कर लिए जाने पर अर्थपूर्ण बन जाता है और संगठनात्मक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अधीनस्थों द्वारा जिसका पालन आवश्यक होता है। तो इस तरह से जो सत्ता है वो कुल मिलाकर के अधीनस्थ और अधिकारी के बीच का संबंध है। हम देखेंगे सत्ता और शक्ति दोनों के मध्य क्या संबंध है, क्या अंतर है। दोनों शब्द बहुत मिलते जुलते लगते हैं, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से अगर हम देखें तो दोनों शब्दों का विशेष अर्थ है। दोनों को एक दूसरे के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। सत्ता का रूप कानूनी है, जबकि शक्ति के पीछे कानून होना जरूरी नहीं है। जब शक्ति के पीछे कानून होता है तो वो सत्ता बन जाती है। शक्ति असंस्थागत, परिस्थितिजन्य और अनिश्चित होती है। कभी भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी संगठन के द्वारा अचानक से शक्ति हमें दिखाई देने लगती है, जबकि सत्ता संस्थागत होगी, किसी संस्था के अंदर निहित होगी, स्पष्ट होगी, निश्चित होगी। किसी व्यक्ति में, किसी संस्था में, किसी अधिकारी में, संविधान में सत्ता निहित होती है।
शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं होता, लेकिन सत्ता का प्रत्यायोजन होता है। प्रत्यायोजन का अर्थ है एक से दूसरे को देना। तो शक्ति तो जिसके पास है या जिसमें शक्ति का उपयोग करने की काबिलियत है, वही शक्ति का उपयोग कर सकता है, वो किसी दूसरे को नहीं दे सकता। जबकि सत्ता दूसरे को दी जा सकती है और जिसके पास सत्ता होती है उसके पास शक्ति आती है। शक्ति का अस्तित्व सत्ता के बिना संभव है, परंतु दीर्घकालीन अस्तित्व सत्ता के अभाव में संभव नहीं है, जबकि सत्ता शक्ति के अभाव में रह सकती है। बायरस्टेड के अनुसार सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थागत अधिकार है, परंतु स्वयं शक्ति नहीं है। शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता, सत्ता का प्रत्यायोजन हो सकता है। शक्ति में स्वयं विवेक का अभाव है, जबकि सत्ता में स्वयं विवेक निहित है। अब आते हैं सत्ता के प्रकार पर। सत्ता व्यवहार में 3 प्रकार की दिखाई देती है। पहला है रेखा अधिकार सत्ता। इस प्रकार की जो सत्ता है वो निर्णय लेने के अधिकार की सत्ता है, जो उच्च अधिकारियों और समस्त अधीनस्थों के बीच में विद्यमान रहती है। यदि आदेश की एकमतता का अतिक्रमण नहीं किया जाए तो रेखा अधिकार सत्ता संगठन के उच्च स्तर से लेकर निचले स्तर तक के हर व्यक्ति तक पहुंचती है। तो एक तरह से अगर हम थियो हेमन के शब्दों में देखें तो रेखा अधिकार सत्ता आदेश देने के अधिकार की सत्ता है। ये निर्देशित करती है अन्य लोगों को, उन्हें निर्णय, योजनाएं और नीतियों और लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करने को कहती है। इस अधिकार सत्ता का प्राथमिक जो उद्देश्य है वो है संगठन को कार्यशील बनाना। दूसरा आता है स्टाफ अधिकार सत्ता। ब्रेसी और सैनफोर्ड लिखते हैं, स्टाफ अधिकार सत्ता सेवा करने वाली अधिकार सत्ता है। यह अधिकार सत्ता अन्य व्यक्तियों को परामर्श देने और सहायता पहुंचाने का कार्य करती है। लंबवत प्रभावित होती है। ये अधिकारी और अधीनस्थ के मध्य संबंध स्थापित करती है और स्टाफ अधिकार सत्ता परामर्शात्मक संबंधों की स्थापना करती है और किसी भी दिशा में प्रवाहित हो सकती है। एक तरह से हम ये कहें कि ये अधिकार सत्ता राय देने, मदद करने और अन्य विभागों को सेवाएं देने हेतु संगठन में विद्यमान होती है। तीसरे प्रकार की सत्ता देखें, यह है क्रियात्मक अधिकार सत्ता। क्रियात्मक अधिकार सत्ता निर्णय लेने की अधिकार सत्ता है, परंतु निर्णय लेने का ऐसा अधिकार किसी क्रिया विशेष तक सीमित रहता है, भले ही ये क्रिया कोई भी व्यक्ति, विभाग या संगठन में कहीं भी हो। यही अधिकार सत्ता द्वितीयक स्तर के अधिकारी और अधीनस्थ के संबंधों को जन्म देती है और आदेश की एकता के सिद्धांत का उल्लंघन करती है। थियो हेमन इस अधिकार सत्ता को सावधानी के साथ काम में लेने पर बल देते हैं। उनका कहना है कि इस अधिकार सत्ता को सीमित अधिकार सत्ता भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये 3 प्रकार सत्ता के सामान्य तौर पर माने गए हैं। अब आते हैं सत्ता के स्रोत क्या हैं। सत्ता के स्रोत के संबंध में 3 विचारधाराएं प्रचलित हैं। पहला है औपचारिक सत्ता विचारधारा। बर्नार्ड के अनुसार अधिकार सत्ता की वह अवधारणा जिसमें अधिकारों का प्रेक्षण सामाजिक संस्थाओं से व्यक्तिगत प्रबंधकों को होता है, औपचारिक सत्ता कहलाती है। यह विचारधारा मानती है कि अधिकार सत्ता का स्रोत देश का सर्वोच्च कानून या संविधान है। संविधान को गतिशील बनाए रखने के लिए का अधिकार जो है या उसे बनाए रखने का कार्य सामाजिक संस्थाओं में निहित है। इसलिए जो प्रजातांत्रिक देश है उनमें सर्वोच्च अधिकार सत्ता देशवासियों में रहती है या उसमें निवास करती है। इस विचारधारा के अनुसार किसी सरकार में अधिकार सत्ता का प्रेक्षण संविधान से प्रधानमंत्री, विभागीय मंत्री, विभागीय सचिव, निदेशक और उनके सहायक निदेशकों में होता रहता है। दूसरा प्रकार है स्वीकृति विचारधारा। ये विचारधारा अधिकार सत्ता का स्रोत अधीनस्थों को मानती है। इस विचारधारा की मान्यता है कि औपचारिक अधिकार सत्ता नाम मात्र की सत्ता है। वह उस समय ही वास्तविक और अर्थपूर्ण बन पाती है जिस समय अधीनस्थ उसे पालन के लिए अपनी स्वीकृति देते हैं।
इसलिए अधिकार सत्ता का वास्तविक स्रोत उन अधीनस्थों में निहित है जिन पर अधिकार सत्ता का प्रयोग किया जाना है और जो इस प्रयोग की स्वीकृति देते हैं। जो व्यवहारवादी विचारक हैं, उनका मानना है कि अधिकार सत्ता स्वीकृति विचारधारा का समर्थन करती है, इसमें अधिनायकवादिता नहीं है। यह विचारधारा सत्ता को अनुज्ञा से पृथक करके देखती है, विचारधारा के आलोचक मानते हैं, जबकि व्यवहार में अनुज्ञा रहित सत्ता निरर्थक है। इसके अतिरिक्त अनुज्ञा और दंड भय से रहित सत्ता की विद्यमान होने की संगठन में अराजकता को जन्म देने की स्थिति बनती है। तीसरा प्रकार है सक्षमता विचारधारा। ये विचारधारा इस मान्यता पर आधारित है कि विश्व में योग्य एवं सक्षम व्यक्ति खुद ब खुद नेतृत्व को संभाल लेता है, भले ही उन्हें संगठन में कोई विशेष स्थान प्राप्त हो या नहीं हो। ये विचारधारा तकनीकी क्षमता और व्यक्तित्व को अधिकार सत्ता का स्रोत मानती है। जैसे हम देखते हैं कि विभिन्न देशों में अलग अलग व्यक्तित्व के धनी लोग, अर्थशास्त्री, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील अपने क्षेत्र में सक्षम होते हैं और इस कारण उनकी अधिकार सत्ता को स्वतः ही लोग स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से सत्ता के प्रकार और सत्ता के स्रोत हम लोगों ने देखे। अगली क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे।